नमस्कार। नवोदय विद्यालय समिति नोएडा उत्तर प्रदेश ई सामग्री कक्षा 8 पाठ्यक्रम है। विषय हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं बीरबल, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय डोडा, जम्मू एवं कश्मीर से आज आप सभी के बीच हमारी हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक कक्षा 8 की भारत की खोज, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, के अध्याय 7 लेसन नंबर 7 के टॉपिक प्रकरण अंतिम दौर 2। जो पहले अंतिम दौर 1 था, जो उससे पहले वाला अध्याय अंतिम दौर 1 था, अब अंतिम दौर 2 को से लेकर कुछ संक्षिप्त जानकारी आपके बीच साझा करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी के लिए सारगर्भित और लाभान्वित होगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पिक्चर से यह पता चल रहा है कि इसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। टॉपिक परिचय हमारा क्या है? सबसे पहले इस भारत की खोज को पढ़ने से पहले, भारत की खोज के अंतिम दौर 2 को पढ़ने से पहले हमें यह जानकारी हासिल करनी होगी कि यह भारत की खोज हमें क्या कह रही है, भारत की खोज का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। भारत का इतिहास अपने आप में अनूठा और विशाल है। भारत देश, जहाँ अपने आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान और सोने की चिड़िया जैसे नामों से अपना वर्चस्व स्थापित कर विश्व गुरु कहलाने का अधिकार कायम कर चुका है। युग क्षेत्र में तो यह विश्व गुरु कहला ही रहा है। अन्य क्षेत्र में भी अपनी अलग से पहचान इस आर्यावर्त ने, इस भारत ने, इस हिंदुस्तान ने की है। वहीं इसके इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन आए हैं, जिसमें भारतीयों ने अपना आदर्श स्थापित कर देश के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है, एक आभार प्रकट किया है। ऐसी ऐतिहासिक कृतज्ञता अपनी अनूठी लेखनी और प्राचीनता की मिसाल नेहरू जी ने भी भारत की खोज पुस्तक में व्यक्त की है, जो लेखक की भारतीय इतिहास के प्रति एक नई सूझबूझ का परिणाम है। सोची समझी एक आदर्शवादिता नेहरू जी ने इस पुस्तक में प्रदर्शित की है। सबसे पहले इस पुस्तक के इस अध्याय को समझने से पहले हमें कुछ अधिगम के लक्ष्य, लर्निंग पॉइंट्स, लर्निंग गोल्स की जानकारी लेनी होगी, जिससे कि हमें आसानी होगी इस अध्याय को समझने की। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गोल है, भारत की खोज, लेखक की संक्षिप्त जानकारी, लेखक से संबंधित इसकी संक्षिप्त जानकारी हमें लेनी होगी। दूसरा हमारा गोल, दूसरा हमारा जो पॉइंट, दूसरा हमारा जो टॉपिक है, मध्यम वर्ग और राष्ट्रपिता गांधी जी का आगमन। सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता बापू के नाम से जाने जाते हैं, इस अध्याय में कहाँ पर इनका आगमन होता है। गांधी जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में कांग्रेस की सक्रियता, एक्टिवनेस क्या रही है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की एक्टिवनेस या सक्रियता क्या रही है। अल्पसंख्यकों की समस्या और मोहम्मद अली जिन्ना, माइनॉरिटी की प्रॉब्लम्स और मोहम्मद अली जिन्ना, इनके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी। इस अध्याय के अनुसार हम आगे क्रम वाइज, सीरियल वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक था, हमारा जो पॉइंट था, हमारा जो स्टार्टिंग, जो शुरुआती जो पॉइंट था, वो है लेखक परिचय। दरअसल देश के प्रसिद्ध और अग्रगण्य प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 13 अप्रैल 1944, 13 अप्रैल 1944 को अपने देश प्रेम की 9वीं जेल यात्रा के दौरान 20 माह 20 मंथ की अवधि में अपने बुद्धिजीवी साथियों के साथ भारतीय अतीत, भारतीय पास्ट, भारतीय इतिहास के पन्नों को सारगर्भित और संक्षिप्त इतिहास को लिखकर
अपनी लेखनी का अनूठा और बेजोड़ उदाहरण इतिहास प्रेमियों को दिया। इतिहास को समझने वाले इनसे बहुत कुछ, इस पुस्तक से बहुत कुछ सीख सकते हैं या बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। यह लेखक की नींव तक की गई खोज देश के प्रत्येक नागरिक और इतिहास को जानने वालों के लिए एक अदम्य साहस है, जिसके बारे में गेटे जैसे महान इतिहासकार इस पुस्तक के बारे में, भारत की खोज पुस्तक के बारे में गेटे जैसे महान इतिहासकार ने यहाँ तक कह दिया था कि इस तरह का इतिहास अतीत के बाहरी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत के विश्लेषण की एक झलक इस पुस्तक के प्रकरण अंतिम दौर 2 में हम सभी पढ़ेंगे। जाहिर है लेखक ने 13 अप्रैल 1944 13 अप्रैल 1944 को अपनी देश प्रेम की 9वीं जेल यात्रा के दौरान 20 माह की अवधि में अपने साथियों के साथ इस पुस्तक की रचना की है। पुस्तक के बारे में, अध्याय के बारे में जानने के साथ साथ हमें कुछ कठिन शब्दार्थ भी सामने आ रहे हैं, उनकी जानकारी भी हम साथ साथ लेते रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले है खोज, जिसका अर्थ है हुआ जांच, अन्वेषण, तलाश, सर्च। दूसरा अनूठा, अद्वितीय, अनोखा, निराला, यूनिक। वर्चस्व, प्राधानता, हुकूमत, अधिनायकत्व, सुप्रमेसी। कृतज्ञता, आभार, उपकारी, अनुग्रहित, ग्रैटिट्यूड। हम हर किसी के प्रति हमें ग्रैटिट्यूड होना ही चाहिए। सामान्य जानकारी हमने कठिन शब्दार्थों से संबंधित ली। अब कुछ प्रश्न हमारे सामने भी बन रहे हैं, उसकी जानकारी भी हमें ले लेनी। आपकी प्रश्न नंबर 1 है, आपकी कक्षा की हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक का नाम बताएं। जाहिर है आप आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी कक्षा की हिंदी पूरक पुस्तक का नाम बता। हिंदी पूरक पुस्तक, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 2, नेहरू जी किस किले की जेल में कब से कितने महीने तक रहे? दरअसल आप जब भी इस पुस्तक को पढ़ने की शुरुआत करेंगे, जो पहला इनका अध्याय है, जो अहमदनगर का किला है, वहाँ से इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल सकता है। नेहरू जी किस किले की जेल में कब से कितने महीने तक रहे? हमारा तीसरा प्रश्न है, इस पुस्तक के बारे में गेटे का क्या कथन है? गेटे जैसे महान इतिहासकार का इस पुस्तक के बारे में क्या कथन है? हमें कुछ सामान्य प्रश्नों की जानकारी, सामान्य शब्दार्थों की जानकारी हमने ली। इससे आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक आया है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, जिसकी शुरुआत, इस अध्याय की शुरुआत ही 2 शब्दों से बनती है। शुरुआत होती है राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद। दरअसल इससे पहले कि राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद को एक साथ पढ़ें, हमें एक एक करके इसकी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि राष्ट्रवाद क्या है और उसके बाद साम्राज्यवाद किसे कहते हैं। सबसे पहले राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद लोगों की किसी समूह की उस आस्था का नाम है, बिलीव का नाम है, जिसके आधार पर वे खुद को इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति पर एकजुट संगठित होना। इन्हीं सामाजिक सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें आत्मनिर्णय के आधार पर अपने संप्रभु राजनीतिक समुदाय अर्थात राष्ट्र की स्थापना करने का आधार है। राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है, उस बिलीफ का नाम है, जिसके आधार पर वे खुद को इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति पर एकजुट मानते हैं। चाहे वह हिस्ट्री की तरफ से देखा जाए, वह परंपरा, ट्रेडिशनली बात की जाए, चाहे लैंग्वेज की बात की जाए, जो कास्टिज़्म की बात की जाए, जो कल्चर की बात की जाए, सभी अपने आप में इन सब से वो मिलजुल कर एक संगठित रहना पसंद करते हैं। वहीं उसे मोटा मोटी तौर पर राष्ट्रवाद की संज्ञा दी जाती है।
इन्हीं सामाजिक सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें आत्मनिर्णय, सेल्फ डिसीजन जिसको कह सकते हैं, के आधार पर अपने संप्रभु राजनीतिक समुदाय अर्थात राष्ट्र की स्थापना करने का आधार है। हालांकि संपूर्ण संसार में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो इन कसौटियों पर पूरी तरह से सटीक हो। फिर भी अगर विश्व के मानचित्र को देखा जाए तो धरती की एक एक इंच जमीन राष्ट्रों की सीमाओं के बीच बंटी हुई मिलेगी। राष्ट्रवाद के आधार पर बना राष्ट्र उस समय तक कल्पनाओं में ही रहता है जब तक कि उसे राष्ट्र का दर्जा ना दे दिया जाए। तो हमारा राष्ट्र भारत, जिसे संपूर्ण रूप से राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म। साम्राज्यवाद, साम्राज्य और वाद। साम्राज्यवाद अपने राज्य का विस्तार करना, अपने राज्य विशेष का विस्तार करना। साम्राज्यवाद शक्तिशाली शासक की वह विचारधारा है। हमारे देश में बहुत, अगर हम अतीत की बात करें तो बहुत शक्तिशाली शासक हुए हैं, जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी प्रकार भी स्थापित करने का तीव्र हस्तक्षेप है, इंटरफेयर है। इसका सबसे प्रत्यक्ष रूप किसी क्षेत्र को अपनी राजनीतिक अधिकार में ले लेना या एवं उस क्षेत्र के निवासियों को विविध अधिकारियों से वंचित करना है। देश के नियंत्रित क्षेत्रों को साम्राज्य कहा जाता है। साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत एक राष्ट्र अपनी सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे देशों और राज्यों में हस्तक्षेप करता है। साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत, यानी साम्राज्यवाद जो है उस नीति के अंतर्गत एक राष्ट्र, एक राज्य, एक देश अपनी सीमाओं के बाहर जाकर दूसरे देशों और राज्यों में हस्तक्षेप करता है। उसे हम साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट, हमारा नेक्स्ट का जो पॉइंट है हमारा, इसमें आता है मध्यम वर्ग की बेबसी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन। मध्यम वर्ग की बेबसी और राष्ट्रपिता गांधी जी का आगमन। 28 जुलाई 1914, 28 जुलाई 1914 विश्व इतिहास के पन्नों पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। जुलाई 1914 को विश्व इतिहास के पन्नों पर, विश्व इतिहास में पूरे संपूर्ण संसार में विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर भारत में राजनीति स्तर, कांग्रेस में नरम दल और गरम दल, इस समय कांग्रेस के दो दल हुए, नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाने के कारण गिर चुका था। थोड़ी इसकी जो स्तर था वो बिल्कुल थोड़ा गिर चुका था। अंततः 11 नवंबर 1918 को विश्व युद्ध के समापन के पश्चात देश में राहत और प्रगति के बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हो गया। भारतीय जनता आक्रोश और आवेग में भर गई। मजदूर और किसानों का शोषण होने लगा। मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग की स्थिति दयनीय थी। इस उपरांत इन सब को राहत की सांस दिलाने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आगमन होता है। हमारा टॉपिक भी यही है, मध्यम वर्ग की बेबसी और राष्ट्रपिता गांधी जी का आगमन। कब हुआ, यह बात तो जाहिर हो गई कि 28 जुलाई 1914 को जब विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और जब ये अंततः 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918 को जब विश्व समाप्त हुआ, तब पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ और भारतीय जनता में आक्रोश और आवेश भर गया, क्रोध की भावना भर गई और मजदूर और किसानों के बीच में शोषण होने लगा। मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय बन गई थी। इस उपरांत इन सब को राहत की सांस, थोड़ा रिलैक्सनेस देने के लिए महात्मा गांधी जी का आगमन होता है, जिन्होंने सामंतशाही को किसानों और मजदूरों के दयनीय दशा का कारण माना, परंतु तथाकथित लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया।
अब गांधी जी क्या है, गांधी जी किस सिद्धांत पर जीते थे? निर्भयता और सत्य हमारे टॉपिक है, गांधी जी से संबंधित निर्भयता और सत्य। निर्भयता और सत्य उनकी शिक्षा का सार था। जब वो कांग्रेस में आए तो उन्होंने देश को संगठित करने, भारतीय किसानों को संगठित करने, मजदूरों पर हो रहे शोषण को दूर करने के लिए निर्भयता और सत्य का सहारा लेते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा का सार बनाया। वे हमेशा कर्म को मानते हुए सामान्य जनता की खुशहाली पर नज़र रखते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय, फियर, व्यापक दमनकारी भय, दमघोटू भय, सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले खुफिया विभाग का भय, अफसरों और जमींदारों के कारिंदों का भय, कारिंदों मतलब कर्मचारी का भय, साहूकारों का भय, बेकारी और भूखमरी का भय, जो हमेशा करीब खड़ा रहता था। जैसे ही कांग्रेस में महात्मा गांधी जी का आगमन होता है तो कुछ डर, कुछ फियर उनके सामने चारों तरफ से फैले हुए थे, जिनमें व्यापक दमनकारी, ब्रिटिश व्यापक दमनकारी बन चुकी थी। दमघोटू भय, सेना का भारतीयों पर अत्याचार और शोषण हो रहा था, पुलिस का भय था, दूर दूर तक फैले हुए खुफिया विभाग का भय था, जो ब्रिटिश शासन ने चारों तरफ से अपने खुफिया विभाग को भी सक्रिय कर दिया था। अफसरों व जमींदारों के कारिंदों का भय था, साहूकारों का भय था, बेकारी और भूखमरी का भय बन गया था। वे हमेशा करीब खड़ा रहता था। चारों ओर फैले इस डर के खिलाफ गांधी जी की एक शांत और दृढ़ आवाज़ उठी। इन चारों तरफ भय में उन्होंने एक शांत और दृढ़ आवाज़ में कहा, डरो मत। जाहिर है कि हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी या कोई कठिनाई आती है तो, या फिर किसी प्रकार का कोई भय होता है तो हमें क्या नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो वही बात गांधी जी ने शांत और दृढ़ आवाज़ में कही कि डरो मत। इस तरह लोगों के ऊपर से भय का काला लबादा उठ गया। यह पूर्ण रूप से ना सही पर आंशिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। महात्मा गांधी जब इसमें आए तो थोड़ा परिवर्तन हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस, अब उनकी लीडरशिप कांग्रेस में कैसी रही है उनके बारे में पढ़ेंगे। 1918 के लगभग 1918 के लगभग पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने संभाली। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक और लोक संगठित बनाया। किसानों के प्रवेश ने किसान को संगठित किया। मध्यम वर्ग जो छितरे हुए थे, अलग अलग हो गए थे, संगठित होकर अपने खेतीहर चरित्र में आए। औद्योगिक मजदूर भी अपनी हैसियत से संगठन में आए। इस संगठन का लक्ष्य व आधार था सक्रियता, सक्रियता, एक्टिवनेस। ऐसी सक्रियता जिसकी आधारशिला शांतिपूर्ण पद्धति थी, न कि हिंसक कार्यवाही। परिणाम स्वरूप उन्होंने इस प्रक्रिया में होने वाली पीड़ा और कष्ट को खुशी से स्वीकार किया। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील, ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे। उनकी इस सक्रियता, एक्टिवनेस का आह्वान दोहरा था। आह्वान, संदेश, एक तरफ विदेशी शासन को चुनौती, एक तरफ विदेशी शासन, ब्रिटिश शासन को चुनौती, चैलेंज देना, और दूसरी ओर सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता। गांधी जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में कांग्रेस, 1918 के लगभग गांधी जी का कांग्रेस में आना, उन्होंने इसे लोकतांत्रिक और लोक संगठित बनाना और किसानों सभी को संगठित करना और औद्योगिक मजदूरों को अपनी हैसियत से संगठन में लाना, और इन सब का जो लक्ष्य था वो था उनकी सक्रियता। एक एक्टिवनेस होकर इन सबको उन्होंने संगठित करने का प्रयास किया। अब हमारे पास कुछ कठिन शब्दार्थ सामने आए जिसकी हम जानकारी ले लेंगे। आत्मनिर्णय, स्वयं के द्वारा लिया गया निर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, बेबसी, लाचारी, विवशता, मजबूरी, पावरलेस, निर्भयता, नीडर, भय रहित, फेयरलेस, व्यापक, चारों ओर फैला हुआ, विशद, विस्तृत, कॉम्प्रिहेंसिव,
खुफिया, छिप कर रहने वाला, गुप्त, छिपा हुआ। इंटेलिजेंस, कारिंदे, कर्मचारी। सेवक, नौकर, वर्क एजेंट। दृढ़, पक्का, सबल, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। आंशिक, कुछ थोड़ा, अल्प, कम, पैरिटल। सक्रिय, किसी कार्य के प्रति सजग, एक्टिव। आह्वान, पुकारना, बुलाना, किसी नेक कार्य के लिए आमंत्रण। इवोक्शन। सामान्य प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे पहले यह राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद दो बातें आई, उसमें से एक प्रश्न हमारा बन रहा है, राष्ट्रवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? आप आराम से इसे लिख सकते हैं, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, साम्राज्यवाद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न नंबर 3, गांधी जी के आगमन के समय देश की स्थिति कैसी थी? प्रश्न नंबर 4, ब्रिटिश शासन के अधीन देश में कौन सा भय व्याप्त था? किस तरीके का भय था? चाहे वे सेना का भय हो और दमनकारी ब्रिटिश का शासन हो, और अन्य जो भी भय थे उन्हें, गरीबी और भूखमरी का भय था, ये सब भय आप उसमें लिख सकते हैं। ब्रिटिश शासन के अधीन देश में कौन सा भय व्याप्त था? हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी की सक्रियता के बारे में आप क्या जानते हैं? बता सकते हैं आराम से, कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न हमारे सामने नहीं है। आगे का हमारा टॉपिक है, आगे का हमारा पॉइंट, हमारा गोल है, जिसके बारे में हम इस अध्याय की संक्षिप्त जानकारी ले सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार। अब गांधी जी के क्या क्या विचार रहे हैं, क्या क्या उनके लक्ष्य रहे हैं, क्या क्या उनके गोल रहे हैं जब से वो कांग्रेस में आए हैं। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बड़े कठोर थे। उन्होंने इन विचारों को कांग्रेस पर थोपने की कोशिश नहीं की, वरन वे बड़ी सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने देश की जनता को बुनियादी ढांचे से साथ लेकर चलना था। यही कारण है कि उन्होंने नेहरू जी और साथियों को देहात की ओर भेजा, जिससे गांवों के किसान झकझोर उठे और उनमें चहल पहल मच गई। नेहरू जी को इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और भाषणों की तुलना में अधिक जानकारी मिली। कांग्रेस के पुराने नेता, जो एक अलग और निष्क्रिय परंपरा में चले गए थे, इन नए तौर तरीकों को आसानी से समझ ना सके। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार, जाहिर है कि वो कठोर थे और उन्होंने इन विचारों को कांग्रेस पर थोपने की कोशिश भी नहीं की, और यही हुआ कि उन्होंने नेहरू जी को देहात की ओर भेजा, और जिससे कि देहाती गांव में, देहात लोगों में, देहाती जो लोग थे, उन्होंने उनको अपने आप में झकझोर दिया और वे एक साथ संगठित होना शुरू हुए। गांधी जी का धर्म। अब गांधी जी की सक्रियता हुई, गांधी जी के जो विचार थे, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जो विचार थे, वो हमने पढ़े। अब गांधी जी का धर्म क्या कहता है? गांधी जी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे। वे अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू थे। अध्याय के अनुसार यह कहा जा सकता है कि गांधी जी मूलतः धर्मप्राण व्यक्ति थे। वे अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू थे, लेकिन धर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं था। उनका बुनियादी सरोकार, बेसिक जो सरोकार था, इन नैतिक नियमों में दृढ़ विश्वास से है, जिन्हें वे सत्य या प्रेम के नियम कहते हैं। सत्य और अहिंसा के साथ वे भारतीय धर्म की मूल भावना को समझते हुए कहते हैं कि भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर न हिंदू है, न इस्लाम, न पूरी तरह से कुछ और है। यह सब धर्मों का मिला जुला रूप है। गांधी जी का धर्म ये कहता है कि भारतीय संस्कृति न हिंदू है, न इस्लाम, न पूरी तरह से कुछ और है। यह सब धर्मों का मिला जुला रूप है। हमारा
अगला टॉपिक हमारा, अगला लक्ष्य हमारा, अगला गोल है इस अध्याय के अनुसार अल्पसंख्यकों की समस्या और कांग्रेस, माइनॉरिटी की प्रॉब्लम्स और कांग्रेस। कांग्रेस आगमन में गांधी जी को सांप्रदायिक समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे ही 1918 के लगभग गांधी जी इस कांग्रेस में आगमन हुआ या प्रवेश लिया, तब उन्हें सांप्रदायिक समस्या का सामना करना पड़ा। कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी, और जाहिर है कि कांग्रेस को भी सांप्रदायिक हल निकालने की उत्सुकता थी। उनमें भी क्यूरियसिटी थी कि जैसे ये सांप्रदायिक सद्भाव हमारा बना रहे और हमारे सांप्रदायिकता से संबंधित जो समस्या हैं उसका जल्दी ही निष्कासन हो, जल्दी से उसका हल निकले। कांग्रेस की सदस्य संख्या में सभी धर्म के लोग थे, इसलिए राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना या समस्या का सवाल भी था। गांधी जी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बीच तालमेल बिठाना चाहते थे और उन्हें बहुसंख्यक के बीच पर्याप्त संरक्षक देना चाहते थे। भारत में अल्पसंख्यक जातीय और राष्ट्रीय न होकर धार्मिक थे। अब हमारे बीच में ये बात आती है कि भारत में अल्पसंख्यक जो लोग थे वो जातीय और राष्ट्रीय न होकर धार्मिक थे, परंतु राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया। अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक विचारधारा से सोचें तो धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया, और कांग्रेस हमेशा संगठित समूह की स्थापना चाहती थी, इसलिए काफ़ी दूर हद तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली कि हम प्रदेश में संगठित होकर रहेंगे। गांधी जी और मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म और बाबाए कौम कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता थे, जिसे हम मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म और बाबाए कौम भी कहा गया है। और जाहिर है कि गांधी जी ने जब कभी भी ने पत्र लिखे हैं वो कायदे आज़म के नाम से ज़्यादा लिखे गए हैं। वैसे तो जैसे ही 1918 में गांधी जी भारत की राजनीति में आए, तब से जिन्ना को उनके सिद्धांत रास नहीं आए। 1918 के लगभग जब कांग्रेस में इन्होंने अपनी अध्यक्षता स्वीकार की, तब से इनके सिद्धांतों को देखकर, गांधी जी के सिद्धांतों को देखकर जिन्ना को थोड़ा अच्छा नहीं लगा और उन्हें बिल्कुल रास भी नहीं आया। जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में आए थे। 1934 में मुस्लिम लीग के पुनर्गठन तक जिन्ना के दिलो दिमाग में ब्रिटिश हुकूमत की धार्मिक फूट की नीति ने द्विराष्ट्र की मनोदशा घर कर गई थी। 1944 तक बम्बई में गांधी जी के 14 बार बात करने के बावजूद जिन्ना अपने 14 सूत्री 14 जो टॉपिक थे उनकी मांग पर हमेशा अड़े रहे। अंततः मिस्टर जिन्ना के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत ने पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ। देखा जाए तो गांधी जी अपने जीवन काल में इस पर सफलता प्राप्त नहीं कर सके। गांधी जी के सपनों का भारत, अध्याय अंतिम दौर 2 में यह बात आती है कि गांधी जी के सपनों का भारत कैसा था। देश का भविष्य निर्माता, स्वतंत्रता महानायक भारत को अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुरूप ढालना चाहते थे। इस भारत भूमि के बारे में उनके विचार थे, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूँगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उनका अपना देश है। मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूँगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज़ प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंच नीच वर्ग नहीं होंगे, ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे। एक ऐसा भारत जिसमें सब जाति धर्म पूरी समभाव में रहेंगे। ऐसे भारत में छुआछूत जैसे अभिशाप की कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों और पुरुषों को सम्मान अधिकार मिलेगा। यही मेरे सपनों का भारत है। देश के राष्ट्रपिता गांधी जी ने अपना भारतीय सपना देखा था कि देश का
जो सपना है वो देश है जो किस प्रकार का हो, यह मेरी भारत भूमि किस प्रकार से रहे, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूँगा। जाहिर है उन्होंने अपना काम उसी तरह भी किया जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करे कि उसका अपना देश है, जिसके निर्माण में उसकी आवाज़ लोकतंत्रात्मक स्थिति यहाँ पर आती है, आवाज़ प्रभावी हो। ये एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंच नीच वर्ग नहीं होंगे, एक ऐसा भारत जिसमें सब जाति धर्म पूरे संभाव एक साथ रहेंगे, एक ऐसे भारत में छुआछूत अनटचेबिलिटी जैसे अभिशाप की कोई जगह नहीं मिलेगी, स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिलेगा। यही मेरे सपनों का भारत है। कुछ अभ्यास प्रश्न हमारे बीच आए और उनकी हम जानकारी एक एक करके लेंगे। प्रश्न नंबर 1, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी के क्या विचार थे? आप आराम से इसे लिख सकते हैं, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी के क्या विचार थे। प्रश्न नंबर 2, गांधी जी का धर्म क्या कहता है? जाहिर है गांधी जी धर्म से देखा जाए तो किस प्रकार के थे, यह इस अध्याय में हमने पढ़ा। गांधी जी का धर्म क्या कहता है? प्रश्न नंबर 3, अल्पसंख्यकों की समस्या और कांग्रेस पर संक्षिप्त विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 4, देखा जाए तो गांधी जी अपने जीवन काल में इस पर सफलता ना पा सके, ऐसे स्पष्ट करो। अब आपको देखना है, आपको यह समझना है कि कहाँ पर गांधी जी अपने जीवन काल में इस पर सफलता नहीं पा सके। प्रश्न नंबर 5, गांधी जी के सपनों का भारत कैसा था, सविस्तार बताइए। आप आराम से कोई ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, इसे सीधे तौर पर आराम से आप कर सकते हैं। अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ क्रियाकलाप हैं आप सभी के लिए, उसे आप ज़रूर कीजिएगा और हो सकता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी भी लेकर आए, कुछ अलग से क्रिएटिविटी भी आपकी हो जाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा देश में चलाए गए प्रमुख आंदोलनों की जानकारी हासिल कीजिए। हमारे पास एक टॉपिक आया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा देश में चलाए गए प्रमुख आंदोलन, कौन कौन से उन्होंने आंदोलन चलाए थे उनकी जानकारी आपको लेनी है। और दूसरा है हमारे पास, अपने आसपास के स्वतंत्रता सेनानियों, आप जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, अपने आसपास के स्वतंत्रता सेनानियों और भारतीय स्वतंत्रता के प्रसिद्ध नेताओं की सूची तैयार करनी है। ये क्रिएटिविटी, ये एक्टिविटी, ये क्रियाकलाप आप अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। इसी के साथ ही आशा करता हूँ कि आपको यह अध्याय अंतिम दौर 2 भारत की खोज से संबंधित संक्षिप्त जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और कुछ न कुछ आपने इसमें हासिल भी किया होगा। और इसी के साथ ही आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद, अभिनंदन।